नमस्कार, न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र से आग्रह किया कि वो टीकाकरण के संबंध में अलग कीमत निर्धारण और अनिवार्य लाइसेंसिंग के मुद्दों पर अपनी शक्तियों का उपयोग करे। कोर्ट ने कहा, वैक्सीन कीमत निर्धारण और वितरण को निर्माताओं पर ना छोड़े। ये सार्वजनिक वस्तुओं के समान है। आपको इसके लिए जिम्मेदारी लेने की आवश्यकता है। क्या खरीद केंद्र सरकार या राज्यों के लिए है? ये अंततः नागरिकों के लिए है। हमें राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के मॉडल को क्यों नहीं अपनाना चाहिए? केंद्र 100% का अधिग्रहण क्यों नहीं कर सकता? निर्माताओं की पहचान करे और उनसे बातचीत करे और फिर राज्यों को वितरित करे। हम खरीद के केंद्रीकरण और वितरण के विकेंद्रीकरण के बारे में बात कर रहे हैं। आपने राज्यों को 50% कोटा दिया है। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह ने महाराष्ट्र सरकार की ओर से अपने खिलाफ हुए एक्शन पर रोक की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। उन्होंने हाईकोर्ट से मांग की है कि राज्य सरकार की ओर से उनके खिलाफ एक्शन पर रोक लगाई जानी चाहिए। उन्होंने अदालत से मांग की है कि वो उद्धव ठाकरे सरकार को आदेश दे कि मेरे खिलाफ कोई एक्शन न लिया जाए। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 4 मई की तारीख तय की है। इसके साथ ही परमवीर सिंह ने सीबीआई को आदेश देने की मांग की है कि अनिल देशमुख के खिलाफ जांच को रोकने की आपराधिक साजिश की जांच की जाए। परमवीर सिंह ने ये कहा कि सीबीआई की प्राथमिक जांच को रोकने की साजिश की गई थी, जिसकी जांच की जानी चाहिए। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह ने मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिली संदिग्ध कार के मामले में आरोपी सचिन वाजे और पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मिलीभगत का आरोप लगाया था। यही नहीं, सीएम उद्धव ठाकरे को लिखी चिट्ठी में परमवीर सिंह ने आरोप लगाया था कि देशमुख की ओर से सचिन वाजे को हर महीने मुंबई में 100 करोड़ रुपए की वसूली का टारगेट दिया था। हालांकि शिवसेना ने उनके आरोपों को खारिज करते हुए कहा था कि ये बात उन्होंने पद पर रहते हुए क्यों नहीं कही थी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि जहां तक दिल्ली के नागरिकों की जरूरतों का सवाल है, केंद्र सरकार की एक विशेष जिम्मेदारी है। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ ने कोविड-19 से संबंधित मुद्दों पर सुनवाई करते हुए कहा, दिल्ली राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है और शायद ही कोई प्रजातीय दिल्ली वाला है। केंद्र के रूप में आपकी एक विशेष जिम्मेदारी है। बेंच, जिसमें जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस एस रविंद्र भट्ट शामिल है, ने कहा, एक राष्ट्रीय प्राधिकरण के रूप में जो राष्ट्रीय राजधानी के लिए एक जिम्मेदारी है और आप नागरिकों के लिए जवाबदेह है। सुप्रीम कोर्ट देश भर में ऑक्सीजन की कमी के मुद्दे पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की सुनवाई कर रहा था। सुनवाई के दौरान एसजी ने दावा किया कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में उपलब्धता, उदाहरण के लिए दिल्ली में ऑक्सीजन की आपूर्ति को अपर्याप्त उठाने के कारण कमी हो सकती है। राजधानी दिल्ली में जारी ऑक्सीजन संकट मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सभी सप्लायर से सहयोग करने के लिए कहा, क्योंकि दिल्ली में फिलहाल ऑक्सीजन की भारी कमी चल रही है। जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस रेखा पल्ली की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा, हम इस समय दूसरों की मजबूरी से पैसा नहीं कमा सकते। हमें सहानुभूति और चिंता दिखानी चाहिए और अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देना चाहिए। हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन सप्लायर से कहा, कृपया ये बात समझे, ये एक लड़ाई नहीं है, ये एक युद्ध है। हमें सभी को सहयोग करने की आवश्यकता है। कोविड-19 से संबंधित मुद्दों में स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई करते हुए आज न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, यदि नागरिक सोशल मीडिया और इंटरनेट पर अपनी शिकायत साझा करते हैं तो ये नहीं कहा जा सकता है कि ये गलत जानकारी है। कोर्ट ने चेतावनी दी कि वो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करेगा जो ऐसी किसी भी जानकारी पर कार्रवाई कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर एसओएस कॉल करने वाले लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की धमकियों का जिक्र करते हुए बेंच, जिसमें जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस एस रविंद्र भट्ट शामिल थे, इन्होंने कहा, हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि अगर नागरिक सोशल मीडिया और इंटरनेट पर अपनी शिकायत को साझा करते हैं, इसे गलत जानकारी नहीं कहा जा सकता है। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा,
इसका मतलब ये है कि ये तय करने के लिए वैक्सीन निर्माताओं पर छोड़ दिया गया है कि किस राज्य को कितना मिलता है। क्या समानता का ये प्रश्न निजी क्षेत्र पर छोड़ा जा सकता है? 4,500 करोड़ रुपए टीके के विकास के लिए संगठन को दिए गए, तब हमारे पास उत्पाद भी है। जज ने कहा, वही निर्माता आपको 150 रुपए और राज्यों को 300-400 रुपए कह रहा है। थोक स्तर पर कीमत का अंतर 30,000 से 40,000 करोड़ रुपए का होगा। राष्ट्र को इसका भुगतान क्यों करना चाहिए? इसका इस्तेमाल कहीं और किया जा सकता है। क्यों न केंद्र सरकार इसे थोक में खरीदे और फिर राज्य इसे उठाए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को एक ऑनलाइन पोर्टल पर रेमडेसिविर की उपलब्धता, ऑक्सीजन उपचार, सक्षम खाली बिस्तरों की उपलब्धता के संबंध में जानकारी और कोविड-19 रोगियों के डिस्चार्ज के दौरान बीमा कंपनियों के अनुमोदन के संबंध में कई दिशा निर्देश जारी किए। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह की पीठ ने रेमडेसिविर की अनुपलब्धता और दिल्ली सरकार द्वारा बनाए गए पोर्टल www.delhifights-corona, जिसमें अस्पताल में भर्ती के संबंध में जानकारी होती है, संबंधित 2 याचिकाओं पर निर्देश जारी किए। बॉम्बे हाईकोर्ट औरंगाबाद बेंच ने गुरुवार को अहमदनगर जिला कलेक्टर द्वारा भाजपा सांसद डॉक्टर सुजय विखे पाटिल के कथित रूप से रेमडेसिविर इंजेक्शन की अनधिकृत खरीद और वितरण के संबंध में समर्थन के लिए आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कई सवाल खड़े किए। पीठ अहमदनगर निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा सांसद पाटिल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। दरअसल याचिका में सांसद पाटिल के कथित रूप से रेमडेसिविर इंजेक्शन की अनधिकृत खरीद और वितरण के लिए एक चार्टर्ड उड़ान के माध्यम से दिल्ली से शिरडी लाने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने बुधवार को उत्तराखंड हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा को उस हाईकोर्ट के स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। 16 अगस्त 1964 को वाराणसी में जन्मे जस्टिस वर्मा ने 1985 में हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय से कानून की डिग्री प्राप्त की थी। वो वर्ष 1987 में यूपी में 1982 बैच की न्यायिक सेवाओं में शामिल हुए। बाद में उन्होंने उत्तराखंड राज्य में न्यायिक सेवा का विकल्प चुना। उन्हें मई 2019 में उत्तराखंड हाईकोर्ट के एक अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल और अनुभवी न्यायाधीश सोली सोराबजी का शुक्रवार सुबह निधन हो गया। वो 91 वर्ष के थे। बॉम्बे में 1930 में जन्मे सोली जहांगीर सोराबजी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में वर्ष 1953 में अपनी कानूनी प्रैक्टिस शुरू की। उन्हें 1971 में भारत के सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया गया था। वो 2 बार भारत के अटॉर्नी जनरल बने, पहली बार 1979-90 तक और फिर दूसरी बार 1998 से 2004 तक। मशहूर न्यूज एंकर रोहित सरदाना की मौत हो गई है। लंबे समय तक जी न्यूज में एंकर रहे रोहित सरदाना इन दिनों आज तक न्यूज चैनल में एंकर के तौर पर काम कर रहे थे। उन्हें शुक्रवार को सुबह हार्ट अटैक आया, जिसमें उनकी मौत हो गई। वो कोरोना वायरस से भी संक्रमित थे। हार्ट अटैक के बाद उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था, लेकिन बचाया नहीं जा सका। वरिष्ठ पत्रकार सुधीर चौधरी ने ट्वीट किया, अब से थोड़ी देर पहले जितेंद्र शर्मा का फोन आया। उसने जो कहा सुनकर मेरे हाथ पैर कांपने लगे। हमारे मित्र और सहयोगी रोहित सरदाना की मृत्यु की खबर थी। ये वायरस हमारे इतने करीब से किसी को उठा ले जाएगा ये कल्पना नहीं की थी। इसके लिए मैं तैयार नहीं था। ये भगवान की नाइंसाफी है। ओम शांति। रोज एंकरिंग करते हैं हम लोग यहाँ बैठ के, रोज मिलते हैं। पता नहीं था आज फोन आएगा कि रोहित आईसीयू में है। सब जाते हैं आईसीयू में, हमारा दोस्त भी गया था।
फिर खबर आई कि वो वेंटिलेटर पर है। मैं सुबह से बुलेटिन कर रही थी, डर लग रहा था, प्रेयर भी कर रही थी साथ साथ, पर आई नेवर थॉट कि ऐसा कुछ होगा। लास्ट सैटरडे जब मैं रोहित से मिली थी, रोहित ने मुझे कहा, मैंने उसको कहा सैनिटाइज करके जाना, बोला ये तो होना ही है सबको। जब उसको कोरोना हुआ ही कॉल में, तुम मेरे साथ थी, चेक करा ले। मैंने कहा मैं ठीक हूँ, तुम जल्दी ठीक होके आ जाना। इज़्ज़त की 2 मई को तो आ जाऊंगा, अच्छा 29 को आ जाऊंगा, 30 को आ जाऊंगा। मुझे नहीं पता था उसकी खबर आएगी ऐसे। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए बने रहिए न्याय टीवी पर। नमस्कार।